प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 4 रासायनिक बल गतिकी के प्रकरण 6 जिसकी 3 खंड है क, ख और ग का अध्ययन करेंगे एक एक करके। इन टॉपिकों को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, का खंड जो है वह अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक की उपस्थिति का प्रभाव। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जब हम पोटेशियम क्लोरेट यानी 2KClO3 का विघटन कराते हैं तो एक स्थिति में हम क्या करते हैं, बिना उत्प्रेरक के कराते हैं पहले। तो उस समय जब हम बिना उत्प्रेरक के अभिक्रिया कराते हैं, विघटन कराते हैं, तो 2KCl + 3O2 जो विघटन होता है KClO3 का, वो मंद दर से होता है, मंद गति से होता है। यहाँ पर अभिक्रिया वेग कम होता है। लेकिन जैसे हम यहाँ पर उत्प्रेरक MnO2 दे देते हैं, और MnO2 के साथ पोटेशियम क्लोरेट का विघटन कराते हैं, तो पोटेशियम क्लोरेट KCl और O2 में तीव्रता से टूटता है, अर्थात अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अतः सबसे पहले तो हमें उत्प्रेरक को समझना है। पहले पूर्व क्लासों में आप समझ चुके हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं और अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे अभी हमने MnO2 कहा, मैग्नीज डाइऑक्साइड। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये दर को बढ़ा रहा है, परिवर्तित करने का अर्थ यहाँ पर बढ़ाने से हुआ। यहाँ पर बढ़ा रहा है, कहीं पर घटा भी सकता है, तो यहाँ पर बढ़ा रहा है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति से क्या होता है, अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर बढ़ रही है। अब उत्प्रेरक कैसे कार्य करता है, इस घटनाक्रम को हम समझेंगे। उत्प्रेरक की अभिक्रिया का मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत है ये। मध्यवर्ती का मतलब होता है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते हैं कैटेलिस्ट की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो पहले एक मध्यवर्ती बनता है बीच में, तभी वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो किस प्रकार बनता है, देखिए, रिएक्टेंट प्लस कैटेलिस्ट। जैसे रिएक्टेंट कैटेलिस्ट को रिएक्टेंट के साथ डाला जाता है तो बहुत सारे रिएक्टेंट कैटेलिस्ट को चारों ओर से घेर लेते हैं और कैटेलिस्ट अस्थायी आबंध उनके साथ बना लेता है। इसका जो अस्तित्व है इसको मध्यवर्ती कहते हैं, मध्यवर्ती संकुल कहते हैं। इसका अस्तित्व क्षणिक भर के लिए होता है और एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, और जो रिएक्टेंट है वो अधिकतर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, और कैटेलिस्ट एट इट इज बिना परिवर्तित हुए, बिना अपघटित हुए अलग हो जाता है। इस प्रकार से ये है उत्प्रेरक की अभिक्रिया का संकुल, मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों, क्या उत्प्रेरक करता है यहाँ पर अपने पास आने से, जब उसके पास कैटेलिस्ट के पास जब रिएक्टेंट आते हैं, वो क्या करता है कि वो प्रोडक्ट में ज्यादा बदलते हैं। तो इसको हम इस ग्राफ के द्वारा देखेंगे। इधर ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है, इधर अभिक्रिया के निर्देशांक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो भी हैं। एक हम औसत ऊर्जा को ले रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, सभी रिएक्टेंट की जो औसत ऊर्जा थी। और कैटेलिस्ट क्या करता है, देखिए, अधिकतम ये औसत ऊर्जा थी, इस औसत ऊर्जा से जितने खंड ऊपर जाएंगे ये क्या होंगे, प्रोडक्ट में बदलेंगे। लेकिन पहले विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखेंगे कि कैटेलिस्ट ये बिना कैटेलिस्ट के है और एक कैटेलिस्ट की उपस्थिति के बाद है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद कैटेलिस्ट और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये पूरी एनर्जी इतनी सारी ऊर्जा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटेलिस्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैटेलिस्ट क्या करता है, संघनन ऊर्जा के मान को, यानी औसत ऊर्जा से इतनी ऊर्जा ज्यादा हो रही है तब जाके वो प्रोडक्ट में बदल रहा था, लेकिन कैटेलिस्ट ने क्या किया, संघनन ऊर्जा के मान को कम कर दिया, जिससे अधिकतम प्रोडक्ट और तीव्रता से प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ये था पहला खंड, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक की उपस्थिति का प्रभाव। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा खंड इसका जो है, रासायनिक अभिक्रिया में यदि हम 10 डिग्री C की वृद्धि करते हैं तो जो उसका वेग स्थिरांक है वो लगभग 2 गुना हो जाता है। इसको प्रूव करना है, समझना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर T0 डिग्री C पर, T डिग्री C पर दिया गया ताप, किसी भी हम रिएक्शन करा रहे हैं, हमने बढ़ाया नहीं घटाया नहीं, दिया गया ताप पर हमने रिएक्शन कराई, तो उसे हम T ताप कहेंगे। T डिग्री C में नाप रहे तो डिग्री C में नापे तो T डिग्री C ताप पर
अधिकांश जो रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, उनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा के सीमा के अंतर्गत होती है, यानी औसत ऊर्जा से अधिक ऊर्जा चाहिए तो अधिकांश की औसत ऊर्जा की लगभग होती है, जिससे अधिकांश जब औसत ऊर्जा में तो कौन प्रोडक्ट बदलेंगे, जिनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा से थोड़ी सी अधिक हो, यानी सकलन ऊर्जा इनके पास, उसे हम सकलन ऊर्जा कहते हैं, थोड़ी सी औसत ऊर्जा से अधिक ऊर्जा। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों औसत ऊर्जा की सीमा के अंतर्गत होता है और कम ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में प्रभावित संघटक की फलस्वरूप, प्रभावित संघटक किसे कहते हैं, संघटक मतलब टक्कर, प्रभाव किसे कहेंगे, टक्कर तो बहुत होते हैं, ऐसी टक्कर जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाए उसको कहते हैं प्रभावी टक्कर, कभी आ जाता है। तो उत्पादों में प्रभावित संघटक के फलस्वरूप सक्रियण ऊर्जा प्राप्त कर वो औसत ऊर्जा से दूसरे कण से औसत ऊर्जा से कुछ ऊर्जा खींच लेते हैं और सक्रियण औसत ऊर्जा से ऊपर थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, और प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है, सामान्य या मंद दर थी। अब हमने उसी दिए गए ताप पर T डिग्री जो C था उस पर 10 डिग्री से ताप वृद्धि करते, तब क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, संघट्य आवृत्ति बढ़ने से सबसे पहले तो कण गतिज ऊर्जा लेंगे, अगर उनको हीटअप करेंगे, गतिज ऊर्जा तो जल्दी से मूवमेंट करेंगे, उनकी मूवमेंट की दर बढ़ जाएगी, मूवमेंट की दर बढ़ेगी तो संघट्य की आवृत्ति बढ़ जाएगी, यानी टक्करों की संख्या एक निश्चित समय में बढ़ जाएगी, और संघट्य आवृत्ति बढ़ने से प्रभावित टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी, और प्रभावित संघट्यों की संख्या बढ़ने से अधिक अभिकारक यानी लगभग दोगुनी अभिकारक सक्रियण ऊर्जा को औसत ऊर्जा से ऊपर ऊर्जा यानी सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं और प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। कितने, लगभग दुगुनी बढ़ जाते हैं। इसको प्यारे विद्यार्थियों ग्राफ से हम समझेंगे तो टी ताप पर एक ग्राफ आया इस प्रकार कणों का, और ये जो डार्क स्टेट था जो ये वाला भाग प्रोडक्ट में बदला, लेकिन जब हम T+10 डिग्री से कर देते हैं तो तब क्या होता है, तीव्रता से रिएक्शन होती है, वो ज्यादा हाई नहीं जाती, एक्टिवेशन एनर्जी को पार करके ये ग्राफ देखिए आप, ये भरा हुआ भाग धन खाली भाग लगभग दोगुना हो जा रहा है। ये T+0 ताप पर अभिक्रिया करने वाले अतिरिक्त अणुओं को दर्शाता, कौन सा, खाली, और ये T पर है तो T से T+10 पर लगभग दुगुना हो रहा है। ये प्रूव करता है प्यारे विद्यार्थी, इधर अणु का मूल अंश बढ़ रहा है, अब इधर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। तो मेन कारण है गतिज ऊर्जा बढ़ती ऊर्जा से संघट्य आवृत्ति बढ़ेगी, संघट्य आवृत्ति बढ़ने से प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ेगी और लगभग वेग बढ़ जाएगा, और वेग बढ़ेगा तो वेग के बढ़ने के बाद उसका जो स्थिरांक है वो दोगुना हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों जो तीसरा भाग है वो है कि ताप पर अभिक्रिया वेग की निर्भरता की व्याख्या करनी। ये तो 10 डिग्री से वृद्धि की थी, अब ताप पर कितना निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग। तो सबसे पहले तो हम सक्रियण ऊर्जा जिसकी अभी तक बात हो रही है वो समझ लेते हैं पुनः। सक्रियण ऊर्जा प्यारे विद्यार्थियों औसत ऊर्जा से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाए, यानी ये ऊर्जा यहाँ तक थी पहले और अभिकारक के कारण कम हो गई, तो ये छोटी कम से कम न्यूनतम ऊर्जा ने ग्राफ द्वारा बड़ा दिखा है, औसत ऊर्जा से थोड़ी सी भी ऊपर चले जाए तो क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है और वो प्रोडक्ट में बदल जाता है। क्या होती है सक्रियण ऊर्जा, औसत ऊर्जा से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों वेग अभिक्रिया की वेग की तापमान निर्भरता की सबसे अच्छी व्याख्या आर्रेनियस समीकरण द्वारा, सही व्याख्या आर्रेनियस समीकरण के द्वारा की जा सकती है। इसके द्वारा क्या है आर्रेनियस समीकरण, आर्रेनियस समीकरण कहता है कि K बराबर A इंटू E की पावर A अपॉन RT, और इसे हम समीकरण 1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों के यहाँ पर वेग स्थिरांक है, A आर्रेनियस स्थिरांक है, E की ऊपर जो घात लगी है वो E यानी एक्टिवेशन एनर्जी है, R स्थिरांक और T दिया गया तापर है। इस संबंध से हम किसकी गणना कर सकते हैं, ताप की निर्भरता अभिक्रिया के वेग, ताप पर अभिक्रिया वेग की निर्भरता की। अब प्यारे विद्यार्थियों समीकरण 1 हमने देख लिया है, K बराबर A E की पावर A अपॉन RT, इसको याद रखना हमने, ये आर्रेनियस समीकरण है। इसको अब हम रीअरेंज करेंगे केमिस्ट्री में, समीकरण 1 में दोनों तरफ लघु गुणन लेंगे तो इन K बराबर इन A माइनस E अपॉन RT, वो एंटी था तो लॉग आ गया। फिर प्यारे विद्यार्थियों प्राकृतिक लॉग को, इनको हम लॉग में बदलेंगे, सामान्य लॉग में बदलेंगे, यानी इनको लॉग में बदलने पर
तो इनको लॉग में बदलेंगे तो इन x बराबर, याद रखना आपको, इन x बराबर 2.303 लॉग x होता है। यानी जब इनको लॉग में बदलेंगे तो पाई की वैल्यू वही रहेगी, केवल 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2.303 लॉग के, इनकी जगह लॉग आया तो e से माना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो गया, बराबर इक्वल टू 2.303 लॉग a माइनस a अपॉन RT। या अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इधर से दोनों वैल्यूज को लाएं तो लॉग k बराबर लॉग a माइनस a अपॉन 2.303 RT हो जाता है रेंज करने पर। और ये समीकरण कहता है प्यारे विद्यार्थियों, a का मान जितना ज्यादा होगा, यानी इस वैल्यू में से a घटेगी, जितना ज्यादा होगा उतना k का मान घटेगा। अतः समीकरण 3 स्पष्ट करती है कि a का मान बढ़ने पर k का मान घटता है। प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक समझ में आ जाए तो लाइक जरूर करें और अपने साथियों को शेयर भी करें, ताकि अन्य लोग भी अच्छी अच्छी वीडियोज समझ सकें और केमिस्ट्री को इजीली समझ सकें, आसानी से समझ सकें विदाउट टेंशन। प्यारे विद्यार्थी, एक बात एक्स्ट्रा और कहना चाहूँगा कि ज्ञान क्या होता है, ये शिक्षा जो है वो हमें बंधनों से मुक्त करती है। आपको टेंशनाइज होकर नहीं पढ़ना है, कोई भी आराम से उसकी रचना करनी है, उसका प्रिंसिपल यानी सिद्धांत को समझना है और इजी वे में लर्निंग विद फन, लर्निंग विद इंटरेस्ट करनी है, यानी इंटरेस्ट के साथ इसे सीखना है। देखेंगे आप तो आसानी से आपको याद रहेगा और लंबे समय तक भी याद रहेगा। थैंक स्टूडेंट्स।